हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने वेब पेज में एक इमेज को ओपन कर सकते हैं एंड इसके अलावा हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो मैं भी यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो उसके लिए मैं ओपन करूँगा नोटपैड। ओके, सो हम यहाँ पे एक कोड लिखने वाले हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा HTML से एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज कर दूँगा HTML के टैग को एंड देन मैं यहाँ पे 4 स्पेसेस ऐड करने के बाद हेड का टैग जो है वो ओपन करूँगा एंड देन इसके बाद मैं हेड के टैग को भी क्लोज कर दूँगा। नेक्स्ट इसके बाद हम जो टैग क्रिएट करते हैं वो है बॉडी टैग। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई होंगी। सो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं कि ये टैग्स, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ये जो टैग्स हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो भी हमने लिखा ये HTML का बेसिक सिंटैक्स है एंड ये इसी तरह से हम लिखेंगे। एंड हेड पार्ट के अंदर हमारी जो वेब पेज का टाइटल है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पे टाइटल डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करूँगा टाइटल टैग। सो मैंने टाइटल का टैग ओपन किया एंड यहाँ पे आकर टाइटल का टैग जो है उसको क्लोज कर दिया। ओके, सो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसका जो भी टाइटल मैं देना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करने वाला हूँ इमेजेस एंड एट्रीब्यूट्स इन HTML। सो मैंने ये यहाँ पे लिख लिया एंड नाउ आई विल हिट सेव बटन। सो आप सिंपली यहाँ पे आके फाइल पे जाके सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं एंड आप Ctrl+S भी प्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको सेव करने जा रहा हूँ, Ctrl+S प्रेस करूँगा एंड मैं डेस्कटॉप पे इसको ऐड करने वाला हूँ इस फाइल को एंड इस फाइल का जो मैं नाम रखने वाला हूँ वो है index.html। जस्ट लाइक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जब भी आप HTML फाइल क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो हमेशा .html रखना है बजाय .txt के। तो मैंने यहाँ पे .html रखा एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव के बटन पे। सो जैसे ही मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सो इसी फाइल को मैं ओपन भी कर लूँगा ब्राउज़र में। तो मैं ब्राउज़र में भी इसको ओपन कर लेता हूँ जस्ट लाइक यू कैन सी। सो अभी अगर आप नोटिस करें तो इस पेज के अंदर आपको जस्ट और जस्ट टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, इमेजेस एंड एट्रीब्यूट्स इन HTML। अगर आप टॉप पे देखते हैं तो जो टाइटल हमने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया था। अब बाकी का जो हमारा काम है वो हम करेंगे बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको टेक्स्ट एडिटर के बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अभी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं नोटपैड, बट नोटपैड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जस्ट लाइक नोटपैड++ या उसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या ब्रैकेट्स या इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स मौजूद हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। सो नोटपैड जो है इसके अंदर आपको बहुत ही कम ऑप्शंस मिलती हैं, जबकि बाकी के जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं उसमें बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको नोटपैड++ डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप लिखेंगे नोटपैड++ फ्री डाउनलोड। सो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे देन आपको नोटपैड++ वालों की जो वेबसाइट है वो डिस्प्ले हो जाएगी एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो है वो आप इसके बहुत सारे वर्जन देख सकते हैं। सो आपको फॉर एग्जांपल अगर वर्जन 8.5.4 इसको डाउनलोड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड जब भी आप क्लिक करेंगे देन आपके सिस्टम में जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो जस्ट लाइक यू कैन सी फर्स्टली मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो आगे मुझसे पूछ रहा है कि मुझे 64 बिट करना है या कौन सा करना है। तो मैं 64 बिट ही करने वाला हूँ एंड देन मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। सो अभी आप देखेंगे कि डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं भी इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज़ ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसका यूज़ करूँगा एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि नोटपैड जो है नोटपैड++ उसमें कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नोटपैड++ मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी जो सिंपल नोटपैड था इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आप एक वक्त में एक ही फाइल ओपन कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप जो है वो एक वक्त में डिफरेंट टैब्स ओपन कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी मैं जैसे ही Ctrl+N प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से तो आप देख सकते हैं कि एक न्यू फाइल जो है वो यहाँ पे ओपन हो रही है। तो फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं कोड यहाँ पे कर रहा हूँ या अगर मैं सेकंड फाइल में भी कर रहा हूँ या मैं थर्ड फाइल में भी कर रहा हूँ तो मैं एक साथ ही उसका कोड जो है वो कर सकता हूँ। इसी तरह से जब आप यहाँ पे कोड लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितना भी आपका कोड लेंथी होता जा रहा है उसी हिसाब से उसके साथ लाइन नंबर्स भी जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये भी ऑप्शन मिल जाती है
कि हम जो है वो लाइन नंबर्स देख सकते हैं, बिकॉज अभी जो हम कोड कर रहे हैं वो तो उसकी लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन जब वो लंबा हो जाएगा एंड बहुत सारी लाइंस का हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 लाइंस का कोड करते हैं तो उसमें आपको अगर लाइन नंबर नहीं मिलती तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होती है। जबकि अगर आपके पास लाइन नंबर है तो आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा टैग किस लाइन नंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड किस लाइन नंबर पे एंड हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसी कोड को पेस्ट करता हूँ जो मैं नोटपैड में लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लेट मी शो यू, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया एंड अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ। बल्कि मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मेरी फ़ाइल जो है वो ऑलरेडी सेव है। तो मैं नोटपैड में जो फ़ाइल मैंने ओपन की है index.html वाली, यही वाली फ़ाइल मैं नोटपैड ++ में भी ओपन कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके फाइल के बटन पे क्लिक करूँगा एंड देन आई विल हिट ओपन। तो ओपन के बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा एंड डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ से index.html जो है उसको ओपन कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि वही वाली फ़ाइल यहाँ पे भी ओपन हो चुकी है। तो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कलर्स भी ऐड हो चुके हैं। तो कलर्स ऐड करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको इजीली पता लग जाता है कि कहाँ पे मेरा टैग नेम है, कहाँ पे उसकी वैल्यू है और कहाँ पे क्या चीज़ आप ऐड कर रहे हैं कोड में। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं हेड पे क्लिक करता हूँ तो हेड जहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसका जो क्लोजिंग टैग है वो बेसिकली हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं HTML को यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, मतलब उस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो ये बेसिकली फीचर्स हमें मिल जाते हैं नोटपैड++ में कि आप इनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बॉडी में आता हूँ एंड मैं एक हेडिंग लिखता हूँ, जो काम आप नोटपैड में कर रहे थे वही वाला सेम काम आप नोटपैड++ में भी कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा हेयर इज़ सम हेडिंग एंड देन मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने उस दिन नोटपैड के अंदर हेडिंग लिखी थी और उसको हमने रन किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने नोटपैड++ में भी इसको किया। इसी तरह से नोटपैड++ में आपके पास ये भी ऑप्शन आ जाती है, जिस लाइक आप देख सकते हैं कि हेड जो है यहाँ पे हेड के साथ ये माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं HTML पे क्लिक करूँगा तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ जो है ये भी ऑप्शन जो है ये नोटपैड++ में हमें सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट अब के लिए जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो मैं मोस्टली सबलाइम का यूज़ करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो आपके लिए कोड लिखने में हेल्प करती हैं एंड कोड लिखने को ईजी कर देती हैं। सो आपको अगर सबलाइम डाउनलोड करना है तो आप गूगल में जाएंगे एंड यहाँ पे आप सर्च करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। जैसे ही आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर लिखेंगे ये आपके सामने उनकी वेबसाइट आ जाएगी। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर। सो जैसे ही आप सबलाइम के ऊपर क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड आपको यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी। यहाँ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली भी डाउनलोड की ऑप्शन जो है वो हमें डिस्प्ले हो रही है। सो मैं डायरेक्टली इसको ही ओपन कर लेता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने डिफरेंट ऑप्शन आ चुकी हैं कि आपने विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड करना है या OS X के लिए करना है या इसके अलावा आपने लाइनक्स में इसको डाउनलोड करना है। तो मुझे चूँकि विंडोज़ 64 बिट में करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जबकि मैं अभी इसको नहीं कर रहा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। सो अभी के लिए जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का वर्जन अवेलेबल है वो है सबलाइम टेक्स्ट 4, जबकि मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो सबलाइम 3 है। तो थोड़ा बहुत इनमें फीचर्स का डिफरेंस होगा, लेकिन स्टिल ये है कि सबलाइम जो है उसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं जिनका आप यूज़ करते हुए ईजीली आप जो है वो कोड कर सकते हैं। तो चलते हैं सबलाइम की तरफ। चूँकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा से इंस्टॉल करने की बजाय उसी को ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। ओके, सो मुझे अब यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली Ctrl+N दबाऊँगा या मैं फाइल में जाके न्यू फाइल पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो अगर आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है तो आप Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं, जबकि अभी के लिए मुझे एक फ़ाइल दोबारा से जो ऑलरेडी बनी हुई है उसी को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप प्रेस करेंगे Ctrl+O। Ctrl+O प्रेस करने के बाद आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओपन फाइल की ऑप्शन आ रही है जिसका शॉर्टकट जो है वो Ctrl+O है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा देन मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊँगा एंड index.html वाली जो फाइल है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि वही वाला कोड जो हमने नोटपैड में लिखा था वही वाला कोड यहाँ पे भी आ चुका है। तो अब हम बेसिकली सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने वाले हैं। नोटपैड मैंने आपको इसीलिए बताया था क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो विंडोज़ में अवेलेबल होता है एंड हर कोई उसका यूज़ कर सकता है, बट अभी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं सबलाइम एडिटर
एंड नेक्स्ट वीडियोस में भी हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ही यूज़ करेंगे। सो अभी के लिए हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम HTML एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं एंड किस तरह से हम HTML के वेब पेज में इमेज को ओपन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे इसी कोड के अंदर यहाँ पे प्रेस करूँगा एंटर एंड मैं भी इसको ओपन कर लेता हूँ, बल्कि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास ये ब्राउज़र में ओपन है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो बॉडी का टैग है यहाँ पे स्पेस दूंगा एंड स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा BG कलर। तो BG कलर के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। BG कलर का मतलब है बेसिकली बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू देने वाला हूँ रेड एंड देन मैं सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी बैकग्राउंड है उसका कलर जो है वो रेड हो चुका है। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे BG कलर यूज़ किया, ये जो BG कलर था ये एक एट्रीब्यूट था एंड ये जो रेड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू थी। तो इसी तरह हर टैग नेम का एक एट्रीब्यूट होता है या बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर आप H1 की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, बॉडी के अंदर भी एट्रीब्यूट्स होंगे। इस तरह से जितने भी यहाँ पे टैग्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक इमेज का टैग है उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। सो जब भी आप किसी भी टैग नेम के बाद स्पेस ऐड करने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट्स बेसिकली उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे डिफाइन किया BG कलर इक्वल टू रेड एंड कलर जो है वो रेड हो चुका है एंड अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा BG कलर इक्वल टू ब्लू। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो ब्लू हो चुका है। इसी तरह हम कोई भी कलर करना चाहें वो हम यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे टील कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर बॉडी का वो टील हो चुका है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं और हम कुछ और एट्रीब्यूट्स की भी बात कर लेते हैं। सो अभी के लिए हम HTML को यूज़ करते हुए इस H1 हेडिंग जो है इसको हम स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए हमें बेसिकली CSS की ज़रूरत पड़ती है, बट चूंकि अभी हमने CSS का कोड नहीं देखा कि किस तरह से वर्क करता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको स्टाइल करेंगे बाय यूजिंग HTML। तो HTML में थोड़ी बहुत आप स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एक टैग यूज़ किया जाता है फाउंड के नाम से। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे फाउंड का एक टैग जो है वो स्टार्ट कर दिया एंड ये जो हमारी H1 हेडिंग है इसको मैं यहाँ पे इस फाउंड के अंदर कर दूंगा। सो अभी आपने देखा कि मैंने इसको फाउंड टैग के अंदर कर दिया। इससे क्या होगा कि फाउंड टैग के ऊपर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे वो H1 के ऊपर भी अप्लाई होंगी। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा क्रोम में एंड रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। और उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको फाउंड के अंदर तो कर दिया लेकिन फाउंड टैग के ऊपर हमने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की या कोई भी हमने उसको एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया। तो अब हम कुछ एट्रीब्यूट ऐड करने वाले हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कलर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाइट। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कलर इक्वल टू वाइट एंड देन मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो चुका है। तो कलर ऐड करना या इसके अलावा अंडरलाइन करना या कुछ भी टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल करना ये बेसिकली हम करते हैं CSS के थ्रू। लेकिन अभी जो हमने किया ये हमने HTML का ही एक टैग है फाउंड, उसके थ्रू हमने इसको परफॉर्म किया और उसके अंदर कलर चेंज करने के लिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जिसका नाम है कलर और उसको हमने वाइट वैल्यू दी जिसकी मदद से वाइट कलर जो है वो यहाँ पे हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम एक और एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है ये बेसिकली यहाँ पे सेंटर में आनी चाहिए। तो सेंटर में इसको लाने के लिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और अब की बार मैं एट्रीब्यूट ऐड करूँगा H1 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे स्पेस ऐड करने वाला हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा अलाइन इक्वल टू सेंटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अलाइन सेंटर लिखूँगा यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि ये जो है वो सेंटर में हो चुका है। यहाँ पे हेयर इज सम हेडिंग जो है वो अब सेंटर में लिखा आ रहा है। तो अभी के लिए मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे क्या करना है कि ये जो हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है इसका कलर तो मैंने चेंज कर दिया, बट अब मुझे इसका जो फाउंड स्टाइल है उसको भी चेंज करना है। तो फाउंड स्टाइल चेंज करने के लिए जो एट्रीब्यूट होता है हमारे पास वो हम ऐड करते हैं फाउंड के ऊपर और यहाँ पे हम आके लिखेंगे फेस और ये जो फेस की वैल्यू है इसके अंदर जो भी फाउंड स्टाइल होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वरदाना एंड देन मैं सेव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है एंड यहाँ पे जो वरदाना का फाउंड स्टाइल है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताहुमा, यहाँ आप कोई भी फाउंड स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। फाउंड स्टाइल की लिस्ट लेने के लिए अगेन आप नोटपैड में जा सकते हैं या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में जा सकते हैं या उसके अलावा आप अपनी विंडोज़ में से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ एंड फाउंड्स में जाता हूँ तो ये तमाम फाउंड्स वो वाले हैं जो हमारे सिस्टम में भी इंस्टॉल्ड हैं। इनमें से किसी का भी नाम आप वहाँ पे लिख के उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे अब चला जाऊँगा कंट्रोल पैनल में।
तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फाउंड्स, एंड फाउंड्स के फोल्डर में चला जाऊँगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट जितने भी हमारे सिस्टम में इस वक्त फाउंड्स इंस्टॉल्ड हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे हमें जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप इन तमाम फाउंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँगा। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पे एक इमेज ओपन करना है तो वो हम किस तरह से कर पाएंगे। तो इमेज ओपन करने के लिए हम जो टैग नेम यूज़ करते हैं उसका नाम है IMG। तो IMG का टैग यूज़ करूँगा। ओके, सो जस्ट लाइक आपने पहले पढ़ा कि जितने भी टैग्स थे, जस्ट लाइक H1 का टैग भी यहाँ पे क्लोज हो रहा था एंड जो बाकी के टैग्स थे वो भी क्लोज हो रहे थे। लेकिन ये है कि जो IMG का टैग है वो कभी भी क्लोज नहीं होता, वो आपको जस्ट स्टार्ट करना है एंड इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाता है सोर्स के नाम से, SRC के नाम से। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से IMG लिखूँगा, IMG, एंड देन चूँकि अभी आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे खुद से IMG का टैग इस तरह से नहीं लिखा। मैं जस्ट यहाँ पे टैग का नाम लिख रहा हूँ एंड देन मैं टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ये ऑटोमेटिकली उस टैग को यहाँ पे लिख दे रहा है। जबकि अगर आप नोटपैड का यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ना था, आपको टैग नेम भी खुद लिखना था, आपको ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये भी आपको खुद लिखने थे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ एंड देन टैब का बटन प्रेस करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो H1 है वो भी यहाँ पे इसने हमें खुद ही लिख के दिया है। इसी तरह अगर मैं ये तमाम कोड यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं HTML लिख के टैब दबाता हूँ तो जो हमारा HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो बेसिकली सबलाइम यूज़ करने का ये फ़ायदा है एंड इसीलिए मैं सबलाइम को जो है प्रेफर करता हूँ। सो अभी के लिए हम बात कर रहे थे इमेज की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो SRC का हमारे पास टैग है एंड SRC का जो टैग है इसके अंदर हम यहाँ पे इमेज का पाथ डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली मैं एक इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल गेट कर लेता हूँ जिसको मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ओके, सो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इमेज पड़ी हुई है और इसका जो नाम है वो आप देख सकते हैं कि लिखा आ रहा है माई डैश इमेज एंड इसकी जो एक्सटेंशन है वो है .jpg। अगर आपको यहाँ पे एक्सटेंशन शो नहीं हो रही होगी तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में भी जाके इस इमेज की एक्सटेंशन जो है उसको देख सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं .png एंड यहाँ पे जो टाइप ऑफ द फाइल है वहाँ पे भी JPG फाइल आ रहा है। तो यहाँ पे जो .jpg लिखा आ रहा है ये बेसिकली इस फाइल की एक्सटेंशन है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इस इमेज को मैं ओपन करने वाला हूँ अपनी वेब पेज के अंदर और मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाऊंगा। सो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल सेम उसी जगह पे पड़ी है जहाँ पे हमारी ये कोडिंग वाली फाइल पड़ी हुई है, जहाँ पे हमारा HTML का सोर्स कोड पड़ा है। तो अगर आप नोटिस करें तो हमारा जो HTML का सोर्स कोड है वो पड़ा हुआ है index.html डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैंने जो इमेज की फाइल है उसको भी डेस्कटॉप के ऊपर ही रखा है। तो अगर तो आपकी इमेज कहीं और पड़ी होगी, कहीं और होगी आपके लैपटॉप में, तो देन हमें उसके लिए अलग से रूल्स अप्लाई करना होंगे। मैं उसका भी आपको थोड़ी देर में गाइड करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपकी इमेज बिल्कुल उसी लोकेशन में पड़ी हुई है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन में जहाँ पे आपकी HTML फाइल है, तो फिर आप उस इमेज को किस तरह से ओपन करेंगे। सो देखते हैं कि किस तरह से हम इस इमेज को ओपन कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो अब हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आके हम अपनी इमेज का नाम लिख लेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा my-image एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा इसकी एक्सटेंशन .jpg। सो जैसे ही मैंने ये यहाँ पे लिखा एंड सेव किया, देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। लेकिन ये इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो मुझे इसको शॉर्ट करना है तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा विड्थ के नाम से। सो विड्थ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 100। देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये जो इमेज है उसका साइज़ छोटा हो चुका है। एंड इसी तरह से हम यहाँ पे अगर चाहें तो इसकी हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे 200 लिखूँगा तो इसकी जो हाइट है वो 200 हो जाएगी। बट मैंने सिर्फ और सिर्फ विड्थ इसलिए अप्लाई की थी ताकि इमेज जो है वो स्ट्रेच ना हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ से हाइट को डिलीट कर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो यहाँ पे इस तरह से शो हो रही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है इसको मैं सेंटर में लेके आऊँ। तो सेंटर में लाने के लिए मुझे जो टैग यूज़ करना है उसका नाम है सेंटर। सो अब हम सेंटर का टैग यूज़ करेंगे एंड इस इमेज को यहाँ पे सेंटर में लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हमारी इमेज जो है वो ये यहाँ पे पड़ी हुई है लाइन नंबर 8 पे। तो अगर मैं यहाँ पे H1 के बाद यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं सेंटर का टैग स्टार्ट करता हूँ एंड इमेज को सेंटर के टैग के अंदर कर देता हूँ। सो अभी अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इमेज को सेंटर के टैग के अंदर करने के लिए कॉपी एंड कट नहीं किया, मैंने इसको डायरेक्टली इस तरीके से मूव कर दिया। तो अभी जिस तरह से मैं ये मूव कर रहा हूँ, ये करने के लिए सबलाइम के अंदर आप कंट्रोल शिफ्ट एंड जो आपकी एरो कीज़ हैं आप उनका यूज़ करते हैं। तो सो मैंने भी जो है वो कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस कर दिया एंड कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करने के बाद मुझे चूंकि इस इमेज को ऊपर लेके जाना है तो मैं ऊपर वाली जो एरो की है वो दबाऊंगा
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर आ चुकी है। अब मैं टैब का बटन दबाऊंगा ताकि ये थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी सेट हो जाए। एंड अब आप देख सकते हैं कि ये सेंटर के टैग के अंदर यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ फाइल को, एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो भी यहाँ पे सेंटर में आ चुकी है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं इमेज पाथ के ऊपर। इमेज पाथ देने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी के लिए मैंने आपको ये बताया था कि अभी हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल ठीक उसी लोकेशन में पड़ी हुई है जहाँ पे हमारी HTML फाइल पड़ी थी। डेस्कटॉप के ऊपर हमारी HTML फाइल पड़ी थी और डेस्कटॉप के ऊपर ही हमारी इमेज पड़ी थी। तो हमने सिंपली उस इमेज का नाम यहाँ पे लिखा, नाम लिखने के बाद हमने उसकी एक्सटेंशन लिखी एंड हमने उसको शो करवा दिया। तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इस इमेज का फॉर एग्जांपल नाम गलत लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इमेज तो शो नहीं हो रही क्योंकि इस नाम से कोई इमेज वहाँ पे पड़ी नहीं है। हमने इमेज का नाम यहाँ पे गलत ऐड कर दिया। तो अब हमारे सामने यहाँ पे बिल्कुल जो है वो उसका एक ब्लैंक स्ट्रक्चर जो है वो हमें शो हो रहा है इमेज का। तो अब मैं आपको एक और एट्रीब्यूट के बारे में बताने वाला हूँ, जस्ट लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे ALT का मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है बेसिकली तब शो होता है जब आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नो इमेज फाउंड। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है नो इमेज फाउंड। तो अभी के लिए अब हम बात कर लेते हैं इमेज के पाथ के ऊपर। तो इमेज पाथ चूँकि हमने गलत लिखा था इसीलिए इमेज यहाँ पे हमें डिस्प्ले नहीं हो रही थी। तो अब के लिए मैं इमेज का पाथ ठीक कर देता हूँ एंड ठीक करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा तो अब देख सकते हैं कि इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे डॉट स्लैश लिख लेता हूँ तो डॉट स्लैश लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि डॉट स्लैश का मतलब होता है कि बिल्कुल इसी लोकेशन में पड़ी हुई है। एंड अगर आप डॉट स्लैश नहीं भी लिखते तो फिर भी वो समझ जाता है कि इसी लोकेशन के अंदर इमेज पड़ी है जहाँ पे आपकी कोडिंग की फाइल जो है वो पड़ी हुई है। तो अब के लिए हम देखने लगे हैं कि अगर आपकी इमेज फॉर एग्जांपल किसी और लोकेशन में पड़ी है तो फ़र्ज़ करें कि हमारी जो इमेज है, हमारा जो index.html की फ़ाइल है वो तो यहाँ पे पड़ी है ये, एंड इमेज जो है वो भी बिल्कुल यहीं पे थी। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ इमेजेस के नाम से। तो फ़र्ज़ करें कि अब इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर मैं इस इमेज को डाल देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि जो इमेजेस का फ़ोल्डर है उसके अंदर ये इमेज जा चुकी है। तो अब मुझे अगर इसको HTML फाइल में शो करवाना है तो मैं कैसे करवाऊँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज काम नहीं करेगी क्योंकि अब ये उस लोकेशन में नहीं पड़ी जबकि हम इसको बोल रहे हैं कि ये उसी लोकेशन में पड़ी है। अगर हम माई इमेज यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से फिर भी ये वर्क नहीं करने वाली। तो ये वर्क बेसिकली कैसे करेगी उसका हम देख लेते हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे सबलाइन में एंड यहाँ पे आके मैं अपना जो फोल्डर है उसका नाम लिखूंगा जिसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है। तो अगर हमारी यहाँ पे आप देखें तो इमेज पड़ी हुई है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेजेस स्लैश, या मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, मतलब कि डॉट स्लैश का मतलब है कि इसी लोकेशन में इमेजेस का फोल्डर पड़ा हुआ है एंड इमेजेस के फोल्डर के अंदर माई इमेज डॉट JPG पड़ी हुई है। इसी तरह से जितने भी आप फोल्डर, फॉर एग्जांपल अगर आप समझें कि इमेजेस के अंदर कोई फोल्डर है XYZ के नाम से, उसके अंदर इमेज पड़ी है तो आप यहाँ पे XYZ भी इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो अभी के लिए चूँकि हमें इमेजेस के फोल्डर के अंदर इस इमेज को ओपन करना है तो मैं इसको सेव करूँगा एंड जब मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो डिस्प्ले हो चुकी है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तो हमने बात की कि एक फ़ोल्डर आगे पड़ी हुई है इमेज, मतलब कि हमारी जो फाइल थी कोडिंग वाली वो यहाँ पे थी और हमारी जो इमेज थी वो पड़ी हुई थी इमेजेस के फोल्डर के अंदर, मतलब कि एक फ़ोल्डर आगे पड़ी थी। तो हमने क्या किया कि उस फोल्डर का यहाँ पे नाम लिख दिया और उसका इमेज का जो नाम है वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जबकि अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी इमेज एक फ़ोल्डर पीछे पड़ी हो, उसके लिए हम इसको क्या करेंगे तो देख लेते हैं कि कैसे हम इसको टैकल करेंगे। सो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जो फाइल है index.html वाली, इसको मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ माई वेबसाइट के नाम से एंड ये जो हमारी HTML फाइल है इसको मैं डाल देता हूँ उस माई वेबसाइट वाले फ़ोल्डर के अंदर। सो माई वेबसाइट वाले फ़ोल्डर के अंदर अब पड़ा हुआ है हमारा बेसिकली HTML फाइल एंड जो हमारी इमेज है उसको मैं रख देता हूँ डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ से इसको कट करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो हमारी इमेज ये पड़ी है डेस्कटॉप के ऊपर एंड जो माई वेबसाइट का फोल्डर है इसके अंदर index.html की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो अब हमें पहली तो चीज़ ये कि index.html की फ़ाइल जो हमारे पास ओपन थी वो डेस्कटॉप वाली थी, तो हमें इसको क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। तो मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन फाइल पे क्लिक करूँगा एंड देन इसके बाद मैं यहाँ से माई वेबसाइट में जाऊँगा एंड index.html वाली फ़ाइल को ओपन कर लूँगा। ये करने के बाद अब मुझे यहाँ पे जो पाथ यहाँ पे लिखा आ रहा है इसको ठीक करना है। इसी तरह से जो आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्राउज़र में भी मैंने इसको गलत एंटर किया हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कहेगा योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, क्योंकि अगर आप इसका पाथ ऊपर चेक करेंगे तो आ रहा है लिखा हुआ C में यूज़र्स में, तो शीबा में डेस्कटॉप का फोल्डर है एंड डेस्कटॉप के ऊपर आपकी index.html की फ़ाइल पड़ी है।
लेकिन हमारी फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर ऐड नहीं है। हमारी फ़ाइल जो है हमने इसको माई वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर ऐड कर दिया है। तो मैं माई वेबसाइट का फ़ोल्डर ऐड ओपन करूँगा एंड देन इसके बाद मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ओपन तो हो रही है, लेकिन इस फाइल के अंदर जो हमने इमेज ऐड की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। अब हमें उसका पाथ बेसिकली ठीक करना है। तो अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो फाइल है वो पड़ी हुई है। दोबारा देख लेते हैं, हमारी फाइल पड़ी है माई वेबसाइट के अंदर। तो माई वेबसाइट से अगर मैं वन फोल्डर बैक जाता हूँ तो हमारे पास आ जाता है डेस्कटॉप। तो हमें जो इमेज है उसको ओपन करवाना है डेस्कटॉप से। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम लिखेंगे // तो 2 डॉट्स एंड 1 स्लैश लिखने से इसका मतलब ये होता है कि वन फोल्डर बैक। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा, इधर आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो दोबारा से ओपन हो रही है, क्योंकि हमने इस पर ये बताया कि वन फोल्डर बैक मतलब कि डेस्कटॉप के ऊपर आपकी इमेज जो है वो पड़ी हुई है। ओके, सो फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि हमारी जो इमेज है वो पड़ी हुई है इमेजेस के फोल्डर के अंदर, जस्ट लाइक मैंने भी यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर के अंदर डाल दिया। अब हमें किस तरह से इसका पाथ सेट करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे // आगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक मतलब // का मतलब ये हुआ कि वन फोल्डर पीछे इमेजेस का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है एंड इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमारी जो इमेज है वो पड़ी हुई है। तो हम इसका पाथ कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे एंड देन जब हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये काम कर रहा होगा। ओके, सो ये तरीका था कि किस तरह से आप अपने सिस्टम में से अपनी इमेज को ओपन कर सकते हैं, और यही जो तरीका है आप इसको यूज़ करेंगे एंड यही जो है वैलिड तरीका है। सो अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जो इमेज का पाथ बन रहा है उसको कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इमेज यहाँ पे आप देखेंगे तो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर ली, यहाँ से ये चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड डेस्कटॉप में से मैं आगे लिख दूँगा इमेजेस का फोल्डर एंड इमेजेस के फोल्डर में से माई इमेज। तो कुछ लोग ऐसा करेंगे कि इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप इस तरीके से भी इमेज को ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका वैलिड नहीं है, और उसकी मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। अभी मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी आप देख रहे हैं कि ये इमेज ओपन हो रही है। लेकिन इसका मसला क्या आता है कि जब भी आप इस वेबसाइट को ऑफलाइन चलाएंगे तब तो वो चलेगी, और ऑफलाइन भी सिर्फ आपके लैपटॉप में। अगर आप इसको किसी और लैपटॉप में कॉपी करेंगे तो आपको इमेज को भी कॉपी करना पड़ता है। जबकि आप इमेज कॉपी करेंगे तो उसके लैपटॉप में C ड्राइव हो सकता है कि हो, लेकिन जो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर लिखा आ रहा है मतलब यूज़र्स का फोल्डर है, फिर इसमें तोशिबा का फोल्डर है, तो हो सकता है कि सेकंड लैपटॉप में ये वाले फोल्डर्स ना हों। इसी तरह से अगर आप इसको बात करते हैं इस वेबसाइट को लाइव करने की, तो लाइव सर्वर के ऊपर ना तो आपकी C ड्राइव होगी, ना तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे लिखा आएगा, ना ही आपका डेस्कटॉप होगा, ना ही तोशिबा होगा। तो इसीलिए हम ये वाला जो पाथ है इसको हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट एक इमेज का पाथ सेट किया है। जब हम कंप्लीट एक वेबसाइट बिल्ड कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारी जगहों पे इमेज का पाथ होता है। तो अगर हम लाइव करते हैं इस तरह से पाथ देके तो हमें हर इमेज का पाथ चेंज करना पड़ेगा, जबकि हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें इमेजेस के पाथ को चेंज करना पड़े। तो उसके लिए हम उसी अप्रोच को यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताई, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था //images/myimage.jpg। क्योंकि जब भी आप अपनी कोई भी वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो उसका आप एक कंप्लीट फोल्डर बनाते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये बनाया माई वेबसाइट के नाम से, और आप ये जो इमेजेस का फोल्डर है ये भी रखते हैं इस फोल्डर के अंदर। एंड अब मैं अगर इसको लिंक करता हूँ, सो लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा सबलाइम में एंड यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिखूँगा //images, क्योंकि अब जो है वो इमेजेस का फोल्डर माई वेबसाइट के फोल्डर के अंदर ही पड़ा है जहाँ पे हमारी कोडिंग फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है वो काम कर रही है। इसी तरह से जब हमें इसको लाइव करना पड़ेगा इस वेबसाइट को, तो मैं सिंपली इस पूरे के पूरे फोल्डर को जिप करके इस फोल्डर को मैं लाइव सर्वर पर ट्रांसफ़र कर दूँगा। उससे क्या होगा कि यहाँ के इस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर है या जो भी फाइल्स पड़ी हैं, वो तमाम की तमाम लाइव सर्वर पे माइग्रेट हो जाएंगी। एंड इनके माइग्रेट होने से चूँकि हम यहाँ पे इस तरीके से पाथ ऐड कर रहे हैं तो कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। तो आपको ये वाला तरीका जो है पाथ के लिए यूज़ करना है। ओके, सो एक और चीज़ देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक इमेज ऑनलाइन पड़ी हुई है या आप गूगल के ऊपर कोई इमेज सर्च करते हैं तो उस इमेज को हमें इस अपनी वेब पेज में शो करवाना है, तो वो हम कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे गूगल में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यज़दान हैदर। सो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ चुकी हैं। तो मैं अपनी ये इमेज पे क्लिक करूँगा या इस इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि वो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड कॉपी इमेज एड्रेस की ऑप्शन में चला जाऊँगा एंड जैसे ही मैं कॉपी पे जाऊँगा देन उसके बाद मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर इसका लिंक भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट करूँगा एंड देन सेव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जो इमेज है यहाँ पे ये शो हो रही है।
सो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आके इसकी विड्थ वगैरह डिफाइन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 400 ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब मैं इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, इसकी जो हाइट है उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एंड किस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एंड हमने कुछ HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ा, जस्ट लाइक BG कलर, या इमेज के टैग के ऊपर आपने पढ़ा विड्थ एंड हाइट को। एंड इसी तरह से जो फाउंड का टैग हमने पढ़ा उसके अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े। कलर के नाम से कि आपने एट्रीब्यूट देखा, इसके बाद फेस के नाम से आपने एक एट्रीब्यूट देखा जो कि फाउंड फैमिली चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन हमने देखा कि हम एक इमेज को किस तरह से ओपन कर सकते हैं अपने वेब पेज में। एंड उसके बाद हमने इमेज के पाथ देने के डिफरेंट वेज देखे,